गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 9th क्लास का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर फर्स्ट। उसमें हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या हैं। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य होता है। जैसे आप स्कूल किस लिए जाते हैं, आप पढ़ाई क्यों करते हैं, उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य है। हम पढ़ाई करने के पीछे कोई उद्देश्य ढूंढते हैं कि हमें सफल होना है, हमें योग्य बनना है। उस योग्यता के बल पर हम कोई ना कोई कार्य क्षेत्र अपनाएंगे और उससे हम आर्थिक गतिविधियां अपनी संपन्न करेंगे, जीवन को अच्छा चला पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य होता है। एक किसान का उद्देश्य होता है कि वो अच्छी फसल पैदा करे और अपने जीवन को बड़े अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करे अपना। तो हर किसी का एक उद्देश्य है, हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। स्वास्थ्य शिक्षा क्यों दी जाती है उसका भी एक उद्देश्य है कि स्वास्थ्य शिक्षा हम विद्यार्थियों को क्यों दें। सबसे पहले हम शारीरिक शिक्षा के कुछ उद्देश्य हैं उनको हम जानेंगे। सबसे पहला उद्देश्य शारीरिक विकास करना। शारीरिक विकास करने से मतलब ये है कि हम विद्यार्थी के शरीर का विकास किस प्रकार कर सकते हैं, ये हमें स्वास्थ्य शिक्षा बताएगी। हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा शारीरिक विकास होगा। तो स्वास्थ्य शिक्षा का पहला उद्देश्य ये है कि शारीरिक विकास करना, विद्यार्थी के शरीर का विकास करना है, उसको हष्ट-पुष्ट बनाना है, उसके शरीर को रोगों से मुक्त करना है और उसके शरीर को बलशाली और ताकतवर बनाना है। ये पहला उद्देश्य है हमारे स्वास्थ्य शिक्षा का कि शारीरिक विकास विद्यार्थियों का करना। दूसरा है भावात्मक विकास। भावात्मक विकास से मतलब होता है हमारे अंदर जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, हमारे अंतर मन में, हमारे दिमाग में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे भावात्मक विकास बोलते हैं। अगर विद्यार्थी स्वस्थ है तो स्वस्थ विद्यार्थी की भावनाएं भी स्वस्थ होंगी, उसकी सोच सकारात्मक होगी, वो अच्छी सोच रखेगा, हर कार्य के प्रति उसकी सोच जो है वो सकारात्मक होगी और कार्य को बड़े अच्छे ढंग से वो संपन्न कर पाएगा, वो हर कार्य को मन लगा के कर पाएगा। तो स्वस्थ होने के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा ये बताती है, उद्देश्य अपना रखती है कि भावात्मक विकास भी विद्यार्थी का हो, उसके भाव अच्छे हों, उसकी सोच अच्छी बने ताकि वो अपने जीवन को स्वस्थ और अच्छे ढंग से जी सके। तो भावात्मक विकास करना भी स्वास्थ्य शिक्षा का एक उद्देश्य माना गया है। अगला नंबर 3 है उचित अभिव्यक्तियों का विकास। देखिए अभिव्यक्ति का मतलब होता है सोच, हमारी सोच कैसी है, हमारी सोच उचित होनी चाहिए। उचित सोच का मतलब क्या है कि हम जो है सकारात्मक सोच रखें, हमारी सोच दूसरों के प्रति अच्छी हो, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने की सोच रखें, दूसरों से ईर्ष्या भावना रखें, हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो लोगों की भलाई करना हो, हमारे जीवन का लक्ष्य हमारे अपने कार्य क्षेत्र को बड़ा उन्नत बनाना है। तो ये उचित अभिव्यक्तियां जो है स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छी अभिव्यक्ति वाला होगा, अच्छी सोच उसकी होगी। स्वास्थ्य शिक्षा उचित अभिव्यक्तियों का विकास करती है, उसकी सोच को अच्छा बनाती है। इसके अलावा नंबर 4 है वो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना। देखिए स्वास्थ्य शिक्षा हमने बताया था, इसकी परिभाषा में भी साफ साफ हमने आपको बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। व्यक्ति को स्वस्थ रखने का जो ज्ञान हमें देती है वो स्वास्थ्य शिक्षा है। तो ये उद्देश्य तो इसका होना ही है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना, स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां देना, स्वास्थ्य के बारे में विद्यार्थियों को बताना कि आप स्वस्थ कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है वातावरण से, उस चीज की जानकारी जो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हमें देती है कि विद्यार्थी को कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, उनसे अपना कैसे बचाव कर सकता है, अपने आप को जीवन में किस प्रकार सफल बनाने के लिए वो कौन कौन से नियमों को अपना सकता है। ये सारी की सारी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हैं। वो किस प्रकार से अपने भोजन को व्यवस्थित कर सकता है, कौन सा भोजन उसको खाना चाहिए, कौन सा भोजन उसके लिए उत्तम है, किस उम्र में कैसा भोजन उसको लेना चाहिए, हर परिस्थिति के बारे में जानकारियां, स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं, साफ सफाई का कितना महत्व है हमारे जीवन में, वो सब चीजें स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों में आती हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा का ये उद्देश्य बनता है नंबर 4 कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां उसको देने हैं, विद्यार्थी को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना इसका उद्देश्य है। नंबर 5 है रोगों की जानकारी व रोकथाम। देखिए बहुत सारी बीमारियां आए दिन हमारे शरीर में, बीमारियों के रोगाणु विषाणु प्रवेश करते रहते हैं। उन रोगाणु और विषाणुओं की जानकारी देना कि हम आप
हम और आप किस प्रकार बीमार हो जाते हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो संक्रामक हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चली जाती हैं। माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे कि आजकल कोरोना नामक वायरस एक संक्रामक बीमारी है, भयंकर संक्रामक बीमारी है ये। और वायरस जो है इसको फैलाता है, कुछ एक वायरस द्वारा फैलती हैं, कुछ एक फंगस द्वारा फैलती हैं, कुछ एक जीवाणुओं द्वारा फैलती हैं, अलग अलग जो है वो बीमारियां फैल जाती हैं। तो उन बीमारियों को फैलने से कैसे रोका जाए, बीमारियां कैसे होती हैं, क्या क्या उनके लक्षण होते हैं, उन बीमारियों की रोकथाम कैसे की जाए। बीमारियों संबंधी देखो रोगों की जानकारी देना कि भाई बीमारी कौन सी है, कैसे होती है। सबसे पहले तो हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सी बीमारी संक्रामक है, तो हम उससे अपना बचाव कैसे करेंगे, उसके बाद उसकी रोकथाम का पता चलेगा। बीमारी हो गई है इस बात का कैसे पता चलेगा, कुछ लक्षण हैं बीमारियों के जो हमें बताएंगे। जैसे कोरोना के लक्षण आप सभी जानते होंगे, आप सबको पता है कि ये जो संक्रामक रोग है, वायरस द्वारा फैलने वाला कोरोना नामक रोग, इसमें गले में खराश रहती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, आपको खांसी आती है, बुखार हो जाता है। तो ये लक्षण दिखाई देने पर, यही जानकारियां स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है कि रोग की जानकारी देना, लक्षणों को पहचानना कि ये रोग आपको हो गया है, तो ये किस रोग के लक्षण हैं आपके शरीर में जो दिख रहे हैं, उसकी जानकारी देना, फिर उसकी रोकथाम करना। जब हमें रोग की जानकारी होगी तभी तो हम उसकी रोकथाम कर पाएंगे, अन्यथा तो हम उसकी रोकथाम कर ही नहीं पाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें कौन सी बीमारी हो गई है या कौन सी बीमारी की ये लक्षण है। जब हमें जानकारी होगी तब हम उसकी रोकथाम कर पाएंगे कि भाई उस बीमारी की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय हैं। जैसे हम कोरोना से ही लगाए, फिलहाल जो बीमारी फैल रही है उसी का हम उदाहरण रखेंगे यहाँ। तो हम ध्यान रखें कि भाई इससे कैसे बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग बार बार आपको सूचित किया जाता है, और कि भाई आप 2 गज की दूरी पर रहें, मुंह के ऊपर मास्क रखें, आप गर्म पानी का सेवन करें, गरारे करें, आप किसी भी प्रकार से ऐसे भीड़ भाड़ वाले वातावरण में जाने से अपने आप को बचाएं, और अपनी इम्यूनिटी पावर जो है आपकी चीज, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपने शरीर की, उसको बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करें, जैसे कि खट्टे रसदार फलों का सेवन आप करें। इस प्रकार से अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो ये रोकथाम आप इसकी कर पाएंगे, बीमारी आपको नहीं लगेगी। जब आपको पता ही नहीं होगा बीमारी है क्या और रोकथाम के क्या तरीके हैं, स्वास्थ्य शिक्षा में रोकथाम के उपाय भी बताती है कि इस बीमारी को कैसे रोका जाए, तो ये जो है उपाय भी इसका एक उद्देश्य है। नंबर 6 है स्वस्थ वातावरण की जानकारी देना। भाई जिस वातावरण में हम रहते हैं, देखिए वातावरण क्या है, वात और आवरण दो हैं। देखिए वात का मतलब होता है वायु, या फिर इसको हवा भी बोल सकते हैं, और आवरण का मतलब क्या है, आवरण इसका मतलब है ढका होना, ढका होना। जो हमें चारों तरफ से ढके हुए है ऐसा आवरण वो वातावरण कहलाता है। वायु का एक आवरण या पेड़ पौधे वनस्पतियां धरातल ये सब कुछ वातावरण का हिस्सा है। जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं वो चीजें वातावरण है। तो स्वस्थ वातावरण की जानकारी देना भी इसका एक उद्देश्य है स्वास्थ्य शिक्षा का, कि भाई स्वस्थ वातावरण, कैसा वातावरण होना चाहिए। अब स्वस्थ वातावरण क्या है, सबसे पहले हमें वातावरण का पता चलिए। वात का मतलब वायु या हवा, आवरण ढकने वाला, जो आवरण हमें ढके हुए है वायु का या अन्य वनस्पतियों का, धरातल संबंधी, प्रकाश, ये सब चीजें जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ये हमारा वातावरण है। अब ये स्वस्थ कैसे हो, वातावरण हम देखते हैं कि वातावरण स्वस्थ है या अस्वस्थ है, इसकी पहचान स्वास्थ्य शिक्षा में करवाएगी कि भाई प्रदूषित वातावरण में हम रहेंगे तो हमें बीमारियां ज्यादा लगेंगी, जैसे कि धूल है, दमा है, खांसी है, ये बीमारियां आपको लग सकती हैं। जैसे कि वातावरण में हो सकता है अन्य प्रदूषक पदार्थ फैले हों जिनमें जीव जंतु पनपते हों, मच्छर पनपते हों, मलेरिया जैसी बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो वातावरण हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। उस साफ सुथरे वातावरण में गैसों का अनुपात उचित होना चाहिए, अलग अलग गैस का अलग अलग अनुपात है, वो बिगड़ना नहीं चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का गैस, ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारे वायुमंडल में 21% है, नाइट्रोजन जो गैस है वो हमारे वायुमंडल में 46% है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। तो ये एक निश्चित अनुपात है जहाँ गैसों का है, वो स्वस्थ वातावरण है। उसमें हम रहें, पेड़ पौधे हमारे आसपास लगे हों, हम उनको ना काटें,
साफ सफाई हम अपनी रखें, पानी कहीं गड्ढों में खड़ा ना होने दें। ये वातावरण संबंधी जानकारियां हैं, इससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य नंबर 6 है स्वस्थ वातावरण की जानकारी विद्यार्थियों को करवाना, ताकि वो अपने स्वास्थ्य को सही रख सकें। नंबर 7 है संतुलित आहार की जानकारी देना। संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व समान मात्रा उचित मात्रा में हो। उचित मात्रा का मतलब है कौन सा तत्व हमें कितनी मात्रा में लेना है, संतुलित भोजन उसको कहेंगे। अब संतुलित आहार, देखिए संतुलित का मतलब तो है बैलेंस, मतलब सही बैलेंस होना चाहिए। भाई तत्व है कौन से? संतुलित आहार के कुछ तत्व हैं, देखिए यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। संतुलित आहार में 6 तत्व हैं और उन 6 तत्वों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 है प्रोटीन। नंबर 3 है वसा। नंबर 4 है विटामिन। नंबर 5 है खनिज। और नंबर 6 है जल। देखिए संतुलित आहार में ये 6 तत्व होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके भोजन में ये 6 तत्व हैं तो हम ये मानेंगे कि आपका भोजन जो है वो संतुलित है, आपकी डाइट बैलेंस है। अब ये 6 तत्व हमें मिलेंगे कहाँ से? हमें पता होना चाहिए कि इन 6 तत्वों का स्रोत क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट आप खाते हैं, जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जो मीठे पदार्थ हैं, गुड़ है, चीनी, शक्कर है, उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। तो वो हमारे भोजन में होने चाहिए। हम अनाज खाते हैं कि नहीं? हम रोटियां खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम गुड़ है, शक्कर है, ये चीजें खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है उचित मात्रा में चाहिए। मात्रा हम आगे बताएंगे, जब पूरा जो है डाइट का एक चैप्टर आएगा हम पूरा समझाएंगे आपको कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए। प्रोटीन जो है वो हमें मांस है, अंडा है, मछली है, उनसे मिलता है। लेकिन जो शाकाहारी लोग हैं उनके भोजन में दाल है, मूंग है, चना है, उड़द है, मूंगफली है, बादाम है, ये वनस्पतिक प्रोटीन हम ले सकते हैं शाकाहारी लोग। तो हम अक्सर लेते हैं ये दालें, विभिन्न प्रकार की दालें हमारे भोजन में होती हैं। वसा, वसा का मतलब होता है चिकनाई, घी और तेल है इसमें। घी हम लेते हैं अपने भोजन में, उत्तर भारत के लोग, और तेल भी लेते हैं। तो अगर आपके भोजन में घी और तेल का सेवन आप करते हैं तो वसा भी आपको प्राप्त हो गई है। विटामिन 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, ए, बी, सी, डी, ई और के। अलग अलग कार्य होते हैं हर विटामिन के अपने। तो हमारे शरीर में भोजन में विटामिन भी होते हैं। विटामिन किससे मिलते हैं? फलों से, सब्जियों से, और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, पनीर है, उनमें विटामिन हमारे होते हैं, तो हम विटामिन भी लेते हैं। खनिज लवण देखिए, फिर हमारे शरीर में खनिजों की भी जरूरत पड़ती है, जैसे आयोडीन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, ये सब खनिज हैं। और ये खनिज हमें किससे मिलते हैं? फलों से, सब्जियों से, विभिन्न प्रकार के मिश्रण। जैसे आपने नमक लिया तो नमक में क्या मिला आपको? आयोडीन, खनिज है ये। नमक से आपको क्या मिल गया? आयोडीन। तो इस प्रकार से हमें खनिजों का भी पता चल गया कि हमारे भोजन में खनिज भी होने चाहिए, जरूरी है। जल, वाटर, देखिए जल तो मिलना ही है। जल हम डायरेक्टली पीते भी हैं, फलों में भी जल है, सब्जियों में भी जल है, जो हम रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं, उन सब चीज़ों में जल की मात्रा उपस्थित रहती है। तो हमारे शरीर में जल भी बहुत जरूरी है। जल सभी पोषक तत्वों को, भोजन के सभी पोषक तत्वों को पचाने में अहम भूमिका निभाता है और शरीर के वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालने में भी पसीने के रूप में
या मूत्र के रूप में ये बाहर निकालने का काम भी करता है, पाचन की क्रिया को भी करता है, वेस्ट पदार्थ को बाहर भी निकालता है, इसलिए जल भी चाहिए। तो ये 6 के 6 संतुलित आहार में ये पौष्टिक तत्व होना हमें स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है कि संतुलित आहार का ज्ञान हमें करवाया जाए, एक विद्यार्थी को संतुलित भोजन क्या है उसकी जानकारी दी जाए, ये नंबर 7 है। और नंबर 8 है सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है सभी अंगों का विकास। अंगों का विकास ये मतलब ये नहीं समझिए कि शरीर के हाथ पैर उंगलियां ये अंग नहीं है, हमारे विकास के अंग हैं। जैसे कि मान लीजिए नंबर 1 है शारीरिक विकास, शरीर का विकास। नंबर 2 है आर्थिक विकास। नंबर 3 है सामाजिक विकास। नंबर 4 है नैतिक विकास। नंबर 5 है मानसिक विकास। और नंबर 6 है आध्यात्मिक विकास। देखिए ये आप समझेंगे विकास, तो ये सारे क्या हैं हमारे विकास हैं। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ हो गया तो शारीरिक विकास हो गया। आर्थिक विकास, अगर आप कमाई करने लगे, आप इनकम है आप करने लगे तो आर्थिक विकास आपका हो गया, जरूरी है जीवन चलाने के लिए। सामाजिक विकास, अगर समाज में अच्छी तरह से आपने रहना सहना सीख लिया तो सामाजिक विकास करती है। नैतिक, अच्छे गुण हैं जो समाज जिनको अच्छा मानता है, वो सारी एक्टिविटियां जो लोगों की भलाई के लिए की जाती हैं, नैतिक विकास है। मानसिक विकास, आपका दिमाग ठीक तरह से काम करता हो, आपकी सोचने समझने की शक्ति अच्छी तरह विकसित हो जाए तो मानसिक विकास होगा। आध्यात्मिक विकास में क्या होता है, हमारा जीवन क्यों हुआ है, ईश्वर है नहीं है, इन सब चीजों का और अपने अंदर की अनुभूतियां आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आती हैं। अंतर मन को जानना कि हम मानव के रूप में क्यों जन्म लेके यहाँ आए हैं, हमारा जीवन किस लिए है, हम इस जीवन को कैसे सफल बना सकते हैं, ये सब आध्यात्मिक गतिविधियां हैं। ईश्वर के बारे में जानना, अपनी अंतरात्मा के बारे में जानना आध्यात्मिक विकास के अंतर्गत आता है। तो संपूर्ण विकास करना व्यक्ति का, सर्वांगीण विकास करने में ये चीजें शामिल होती हैं। तो उद्देश्य ये है कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास किया जाए, सारी तरह से, हर तरह से विद्यार्थी जो है वो, एक व्यक्ति जो है वो सफल तभी हो सकता है जब उसका सर्वांगीण विकास हो। और स्वास्थ्य शिक्षा का ये उद्देश्य कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो आज हमने जाना कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करने में या फिर व्यक्ति के अन्य विकासों में स्वास्थ्य शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, स्वास्थ्य शिक्षा किन किन उद्देश्यों को लेकर के आपको आगे बढ़ाती है। तो आप सभी अच्छी तरह से शायद समझ गए होंगे। आप अपनी बुक से भी इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। ये क्वेश्चन जो भी मैं यहाँ करवाता हूँ वो सारे क्वेश्चन आपकी बुक में हैं और उन प्रश्नों को आप घर पर पढ़ें। जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है वो फ़ोन करें, व्हाट्सएप करें, मेरे से पूछें, मैं उनको और क्लियर करूँगा। यहाँ समझाएगी हर एक्टिविटी को आप हर रोज़ डेली जो है अपने काम में लें। आशा है आप रेगुलर रूप से आपकी पढ़ाई करेंगे। आज इतना ही, बाकी कल।